मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साल 1950 के न्यू मैक्सिको शहर से काफी लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि ये सब लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। आगे फिर हम एक टेलीविजन को देखते हैं जिसमें एक प्रोग्राम चल रहा होता है, जिस प्रोग्राम में न्यू मैक्सिको के एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर आज एक बास्केटबॉल का मैच था और यहां हम एवरेट को देखते हैं जो इस मैच का मैनेजर होता है और वही पूरे स्टेडियम की चीजों को मैनेज कर रहा था ताकि ये मैच बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हो सके। दरअसल एवरेट की उम्र महज 18 साल ही है, जो एक डिस्क जॉकी भी है और उसने भी अपनी स्टडीज इसी हाई स्कूल से की थी और इसीलिए वो यहाँ पर आया हुआ था जहाँ उसके साथ और भी लोग थे जो इस मैच की तैयारी में लगे हुए थे। जिस बास्केटबॉल मैच को देखने के लिए लगभग पूरा शहर आने वाला था। आगे एवरेट की मुलाकात फे नाम की एक लड़की से होती है जो कभी उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। फे के पास एक टेप रिकॉर्डर था जिसे वो एवरेट को दिखाने ले जा रही थी और वो उसको उस जगह पे ले जाती है जहाँ पर वो काम करता है और तब हमें पता चलता है कि फे स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम किया करती है। दरअसल 1950 के जमाने में लोग टेलीफोन से कॉल किया करते थे जहाँ एक कॉल को दूसरे कॉल से जोड़ने के लिए स्विच बोर्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी जो उनकी कॉल्स को सामने वाले के टेलीफोन से कनेक्ट कर सके। अब वो दोनों आपस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खूब सारी बातें करने लगते हैं और फे उसे बुलेट ट्रेन के बारे में बताती है कि भविष्य में ऐसे भी एक ट्रेन होगी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी जगह पर काफी तेज रफ्तार से पहुंचा देगी, जो पहाड़ के बीच सुरंग बनाकर भी चली जाएगी। फिर वो स्मार्टफोन के बारे में बताते हुए कहती है कि भविष्य में लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक छोटी सी डिवाइस को अपने साथ बड़े आराम से कैरी कर सकेंगे और तब किसी से बात करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एवरेट को फे की बातें बचकानी लगती है और वो एवरेट को एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची समझता है। अब इसी तरह बातें करते करते फे अपनी स्विच बोर्ड रूम तक जा पहुंचती है जहां एवरेट उसे छोड़कर आगे अपने रेडियो रूम की तरफ चला जाता है। इधर फे अपने स्विच बोर्ड रूम में कॉल के इंतजार में बैठी होती है लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आता, इसलिए फिर वो रेडियो ऑन कर लेती है जिस पे एवरेट का प्रोग्राम आने वाला था। पर तभी उसे रेडियो से काफी रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगती है जिसको सुनने के बाद फे को काफी अजीब सा फील होता है, इसलिए वो एवरेट को कॉल लगाकर उससे उस आवाज के बारे में पूछती है, जिस पर एवरेट कहता है कि उसे तो ऐसा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। पर फे के लगातार इंसिस्ट करने पर वो अपने डिवाइस चेक करता है और अब वो कहता है कि अगर कोई आवाज आई होगी तो इस डिवाइस में जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। और अब एवरेट के चेक करने पर उसे भी वो रहस्यमयी आवाज सच में सुनाई देती है। फिर वो अपने प्रोग्राम में अपने ऑडियंस को अनाउंस करता है कि मैं आपको एक आवाज सुनाऊंगा और अगर आप में से किसी को भी इस आवाज के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे कॉल करके जरूर बताएं। जिसके बाद एवरेट उस रहस्यमयी आवाज को प्ले कर देता है और थोड़ी देर बाद ही फे के पास एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी एवरेट से बात करने के लिए कहता है, जिस पर फिर फे उसकी कॉल को एवरेट के पास कनेक्ट कर देती है जहां वो आदमी एवरेट को बताता है कि कुछ सालों पहले जब मैं आर्मी में था तो मुझे और मेरे कुछ साथियों को एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया था जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के लिए हम सब तैयार हो गए जहां हमें एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा गया और हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमें कहा गया था। पर बाद में हमने देखा कि उस गड्ढे में कोई अजीब सी मशीन को रखा गया था। फिर हमें उस जगह खिड़की और दरवाजे भी बनाने को कहा गया। साथ ही साथ वापस जाते वक्त हमें ये कहा गया कि अगर किसी ने भी अंदर देखी हुई किसी भी चीज का जिक्र बाहर किया तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही हम सब वापस आने लगे तब हमने उस मशीन से इस रहस्यमय आवाज को सुना, जिसको सुनने के बाद सारे लोग काफी डरा हुआ महसूस करने लगे। और वो आदमी आगे बताते हुए कहता है कि घर वापस आने के बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और चेक करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर काफी खतरनाक रेडिएशन से गुजरा है जिसके कारण ही ऐसा हो रहा है। इसके बाद फिर उसने अपने बाकी साथियों को कॉल लगाया जहां उसे ये पता चला कि उनकी भी तबीयत ठीक उसी तरह खराब है और उनमें से कुछ की तो जान भी जा चुकी है। इसके बाद वो ये रिवील करता है कि उसके एक साथी ने इस आवाज को फिर से सुनने के लिए काफी खोजबीन की
और आखिरकार वो इस आवाज को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा, जिसकी कॉपी उसने अपने उन साथियों को भेजी जो इस मिशन में उनके साथ थे। अंत में वो ये भी बताता है कि न्यू मैक्सिको में एक आदमी है जो उसके साथ इस मिशन में था, जिसके पास इस रहस्यमय आवाज की टेप है, जिसका वो उसे नाम भी बताता है। जिसे सुनते ही फे एवरेट से कहती है कि ये आदमी तो कब का मर चुका है, पर उसकी कुछ चीजें यहीं लाइब्रेरी में मौजूद है। इसलिए एवरेट और फे बिना देरी किए तुरंत अपने टाउन की लाइब्रेरी की ओर निकलते हैं, जहाँ काफी ढूंढने पर उन्हें उसकी चीजों में वो टेप मिल जाती है, जिसे लेके वो दोनों एवरेट के रेडियो स्टेशन पर वापस आकर उसको प्ले करते हैं। और इस बार वो आवाज काफी क्लियर और डिटेल में सुनाई देती है। इस पर फिर एवरेट तय करता है कि वो इसको अपने प्रोग्राम में फिर से प्ले करेगा, और वो फिर से अपनी ऑडियंस से बोलता है कि मैं अभी आपको एक और आवाज सुनाऊंगा, और जिस किसी को इसके बारे में कुछ पता हो वो तुरंत मुझे कॉल करे। और ऐसा कहकर एवरेट उसे प्ले करता है, जहाँ कुछ देर बाद उसे एक लेडी का कॉल आता है जो दावा करती कि उसे इस आवाज के बारे में सब कुछ पता है, और यहाँ तक कि पहले वाले आदमी ने जो जानकारी दी वो इसकी जानकारी के आगे कुछ भी नहीं है। पर वो ये भी कहती है कि वो ये सब कॉल पर नहीं बता सकती, इसलिए उन्हें उनके घर आना होगा। और फिर वो लेडी अपने घर का एड्रेस देती है, जहाँ जाने के लिए एवरेट और फे तुरंत निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद वो उस महिला के घर पहुंच जाते हैं, और घर के अंदर जाने पर उन्हें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। वो दोनों को बैठने को कहकर अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि जब वो छोटी थी तब इस शहर में एक बहुत ही रहस्यमय घटना हुई थी, जहाँ पूरी ट्रेन ही गायब हो गई थी, जिसे काफी ढूंढा गया पर वो ट्रेन किसी को भी नहीं मिली। लेकिन खोजबीन करने वालों को उस ट्रेन के ट्रैक्स के पास एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने ये बताया कि उस ट्रेन के गायब होने से पहले ही वो इस ट्रेन से कूद गई और वो भाग्य से गायब होने से बच गई। तब उस बुजुर्ग महिला को मेरे घर वालों ने अपने घर में रखने की जगह दी, पर उस बुजुर्ग महिला की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि वो अचानक से किसी दूसरी भाषा में बातें करने लगी थी, जो इस दुनिया में किसी भी देश की भाषा नहीं थी, जिस वजह से मेरे घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उस पर नजर रखने लगे। पर एक दिन वो बुजुर्ग उस कमरे की खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग गई, और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। फिर वो लेडी आगे बताती है कि समय के साथ मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हुई, और मुझे एक बेटा भी हुआ, जो एक दिन अचानक उसी भाषा में कुछ बोलने भी लगा, जिस भाषा में वो बुजुर्ग बोला करती थी, जिससे परेशान होकर मैं उसे लेके काफी डॉक्टर्स के पास गई। पर सब ने यही कहा कि आपका बेटा पूरी तरह से ठीक है और उसे किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है। पर फिर एक दिन मेरा बेटा भी अचानक से बड़े ही रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया, जिसे हमने खोजने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मेरी नजर अपने बेटे के पैरों के निशान पर पड़ी, जिसका पीछा करने पर वो निशान एक जगह आकर रुक गई और उसके आगे कोई भी निशान नहीं थे, मानो वो वहीं से उड़कर आसमान में कहीं चला गया। उस दिन के बाद से मेरे बेटे को कभी भी नहीं देखा गया। फिर वो लेडी अपना शक जाहिर करते हुए कहती है कि मुझे तो ये एलियंस का काम लगता है। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर एवरेट को उस ओल्ड लेडी की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लगती और वो वहां से जाने लगता है, जिस पर फे उसे उसके जाने की वजह पूछती है, जिस पर एवरेट बताता है कि ये लेडी सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को फे के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ फे को उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती कि आसमान में कुछ अजीब सी लाइट्स दिखाई दे रही है, जो काफी तेजी से इधर उधर हो रही हैं। अब उसकी बातों को सुनकर फे और एवरेट उस जगह के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो दोनों एक कार से लिफ्ट लेते हैं, जिसमें एक कपल होता है। अब थोड़ी देर बाद एवरेट उस टेप को कार के अंदर ही प्ले कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो कपल काफी अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और कार को किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं, जहाँ फे के मना करने पर एवरेट उस आवाज को बंद कर देता है। और ऐसा होते ही वो कपल सामान्य होकर अपनी कार को रोक देते हैं। वहीं फे उनकी कार से उतरकर जंगलों की तरफ भागने लगती है और एवरेट उसका पीछा करता है, जहाँ
जंगल में कुछ दूर जाने पर उन्हें विशाल साइज का यूएफओ दिखाई देता है जो वहाँ पर एक ही जगह हवा में तैर रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बास्केटबॉल स्टेडियम की तरफ मुड़ता है जहाँ मैच खत्म ही हुआ था और सारे लोग स्टेडियम से बाहर आ रहे थे। जिसके बाद फिर से सीन जंगल की तरफ मुड़ती है जहाँ फे और एवरेट के पैरों के निशान होते हैं और पास ही वो टेप रिकॉर्डर भी पड़ा होता है। पर फे और एवरेट का कहीं पता नहीं होता और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहती थी? तो मेरे हिसाब से इसमें ह्यूमंस का एलियंस के साथ कनेक्शन बताया गया है। जैसा कि हमने उस पहले आदमी की कहानी में जाना जिसने ये बताया कि जब वो आर्मी में था तब उसने इस आवाज को पहली बार सुना और साथ ही साथ उसे वहाँ की बातें लीक करने को भी मना किया गया था, जिससे हम साफ समझ सकते हैं कि शायद आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स एलियंस की किसी डिवाइस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या तो वो खुद एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वहीं उस ओल्ड लेडी की कहानी में हमने जाना कि एक समय पूरी ट्रेन ही गायब हो गई जो या तो पैरेलल स्पेस में खींची चली गई या तो उस ट्रेन को एलियंस के द्वारा अगवा कर लिया गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अगवा होने से बच गई। लेकिन एलियंस का प्रभाव उस पर भी था, इसलिए वो कोई अलग ही भाषा बोलने लगी जो मेरे हिसाब से एलियन भाषा ही थी। और ये बुजुर्ग महिला जो कुछ दिनों तक उस लेडी के घर पर थी, उसके प्रभाव के कारण इस लेडी के बेटे में भी एलियन का असर आ गया और फिर वो भी एलियन की भाषा बोलने लगा, जो एक दिन अपने पैरों के निशान छोड़कर अचानक से ही कहीं गायब हो गया। और ठीक ऐसा ही हमने मूवी के आखिरी सीन में देखा जहां एवरेट और फे के पैरों के निशान तो थे लेकिन वो कहीं गायब हो चुके थे, जिसका साफ मतलब है कि उन्हें एलियंस ने ही गायब किया। और रही बात उस रहस्यमयी आवाज की, तो वो भी उन एलियंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई किसी खास तरह की फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि उस आवाज के प्ले होते ही वो कार वाला कपल अजीब हरकतें करने लगा, जबकि फे और एवरेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और शायद यही वजह थी कि एलियंस ने इन दोनों को अगवा किया, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी का इन पर कोई असर नहीं हुआ। अब ये तो रही मेरी थियरी, पर अगर आपको कुछ और लगता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।